बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे बायो अवेलेबिलिटी, उसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, क्यों हम उसे यूज़ करते हैं, बायो इक्विवेलेंस क्या है। सबसे पहले बायो अवेलेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे बताओगे। सबसे पहले तो जो डोज है, ड्रग डोज है, उसको एडमिनिस्टर करने के बाद वो जब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है एक अनचेंज्ड फॉर्म में, और उसके बाद वो एक थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है, वो होता है हमारा बायो अवेलेबिलिटी। मतलब आपकी जो ड्रग डोज है, तो जो आपकी ड्रग डोज है सबसे पहले तो उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा किसी पर्टिकुलर रूट से। एडमिनिस्टर करने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचने के बाद वो रहेगा अनचेंज्ड फॉर्म में, चेंज नहीं होगा। अब वहाँ पहुँच गए हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचने के बाद वो एक थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। जितना फ्रैक्शन एडमिनिस्टर्ड ड्रग डोज का सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज्ड में पहुंचता है, मतलब अगर आपने, ऐसा नहीं है अगर आपने 300 mg लिया है तो एग्जैक्ट 300 mg अनचेंज्ड फॉर्म में वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच के थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं होता, उसका कुछ फ्रैक्शन ही पहुंचता है। अब एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ये भी इंक्लूड होगा कि कितनी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची। पूरी की पूरी ड्रग कभी सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचती, कुछ अमाउंट ही ड्रग का पहुंच पाता है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में कि कितनी जल्दी आपकी ड्रग जाकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची है या सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच कर गई है, ये समझिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव समझना है बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़ का, तो सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा कि दो डिफरेंट ड्रग फॉर्मुलेशन कैसे हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा कि कंसिस्टेंसी, दो अलग अलग फॉर्मुलेशन, आप ऐसा मान के चलो पीसीएम ही लिया आपने और पीसीएम ले ली दो अलग अलग कंपनी की, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, बट उसकी फॉर्मुलेशन को आप कंपेयर करोगे कि किसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, किसका ज़्यादा थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए वो अवेलेबल हुई है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचकर। वहाँ पर हम बायो अवेलेबिलिटी स्टडी करते हैं। आपने सुना होगा जब भी कभी पेटेंटेड ड्रग एक्सपायर्ड होती है और वो जेनरिक ड्रग के उसमें पहुँचती है, मतलब कोई भी जेनरिक ड्रग को मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो उस टाइम पे दो स्टडी होती है, वो है बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस स्टडी। तो ये वहीं आता है, कंपेयर किया जाता है डिफरेंट ड्रग फॉर्मुलेशन को। देन आपका ड्रग एब्जॉर्प्शन का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि कितनी ड्रग आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंची है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। जब आपने उसको एडमिनिस्टर कराया पेशेंट को, तो फिर देखा जाएगा कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन या आपके ब्लड स्ट्रीम में कितने अमाउंट में पहुंची है, ठीक है, वो एसेस करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन में। फिर आपके बाद ऑप्टिमल डोजेज फॉर्म क्या है, अब सबसे बेस्ट फॉर्मुलेशन क्या है वो चूज़ किया जाएगा। टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, सॉल्यूशन हो सकता है, वो चीज़ हमारी बायो अवेलेबिलिटी से पता चलती है। फिर जो इम्पैक्ट आता है फूड का या अदर फैक्टर्स का, तो उसे हमें समझना है। आपने देखा होगा कि जो पेंटाप्राजोल है उसको बोला जाता है कि मॉर्निंग में ले सकते हो आप, खाने से पहले, खाने के बाद नहीं, खाने से 30 मिनट्स पहले या खाने के 2 आवर्स बाद। तो इसको हम समझते हैं कि अंडरस्टैंड हाउ फूड विल रिएक्ट विद द ड्रग। तो वो बायो अवेलेबिलिटी से, क्योंकि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी, पीएच भी अफेक्ट होगा कहीं ना कहीं, फिर उसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन ऑल्टर होता है, ऊपर नीचे होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस को एस्टैब्लिश करना। कोई भी जेनरिक फॉर्मुलेशन है उसका सेम थेरेप्यूटिक इफेक्ट होना चाहिए ब्रांडेड ड्रग से। हमने वही बात की थी अभी, जेनरिक और ब्रांडेड की सेम वही चीज़ आ गई कि उसका थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस सेम होना चाहिए। देन अब हम डोजेज, लाइक नॉट डोजेज बट हाँ फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं, फॉर्मूलाज की बात करेंगे कि अगर फॉर्मुलेशन आईवी है तो किस तरीके से वर्क करेगा, ट्रांसडर्मल है, ओरल है, नॉन आईवी है, उसको कंपेयर करके देखते हैं तो कैसे आएगा। जैसे आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी है, तो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी में ये मेजर किया जाता है कि कितनी ड्रग ब्लड स्ट्रीम में एंटर की है जब वो
नॉन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दी गई थी। नॉन आईवी आपका ओरल हो सकता है, सबक्यूटेनियस हो सकता है, ट्रांसडर्मल हो सकता है, ये सारी आपके नॉन आईवी आ जाएंगी। फिर नॉन आईवी को आप कंपेयर करोगे किसके साथ, आईवी के साथ कंपेयर करोगे कि कितना ड्रग डायरेक्ट जाके ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया है, अगर उसको हमने ओरल फॉर्म में लिया है, अगर देखा जाए उसको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि आईवी तो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है ना, उस वजह से। अब आईवी ड्रग है, आईवी ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है 100% है, बिकॉज उसको वहाँ पे कुछ मेटाबोलाइज नहीं होना, डायरेक्ट वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। अब जब वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा है तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% रहेगी ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। फॉर्मूला जो है इसका आपका एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी एरिया अंडर कर्व एक्स्ट्रावेस्कुलर एंड डोज आईवी, और एरिया अंडर कर्व आईवी इनटू डोज एक्स्ट्रावेस्कुलर, ये आपका एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है। फिर रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी आती है। रिलेटिव बायो, देखो कंपेयर दोनों में कर रहे हैं, दो डिफरेंट, इसमें क्या होगा, हम कंपेयर करते हैं बायो अवेलेबिलिटी एक ड्रग की जो दो डिफरेंट फॉर्मुलेशन में है, मतलब वो नॉन आईवी ही है, मतलब ओरल रूट ही हम यूज कर रहे हैं, बट उसमें हमने डोजेज जो फॉर्म है वो डिफरेंट करती। हमने एक टैब ले ली, एक हमने कैप ले लिया, मतलब टैबलेट ले ली, एक कैप्सूल ले लिया, फिर उनको कंपेयर किया कि किस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, दो अलग फॉर्मुलेशन की, तो वो हमारी रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी में आती है। अब इससे क्या होगा, अगर एक नई फॉर्मुलेशन बनने वाली है तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी पहले से ही बनी हुई फॉर्मुलेशन से, मतलब जो एग्जिस्ट करती है। अब सोचो टैबलेट फॉर्म में वो ड्रग ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, बट आप उसको क्या कर रहे हो, कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट करके देख रहे हो कि क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा अगर हम एक नई फॉर्मुलेशन बनाते हैं। तो फॉर्मूला वही है इसका, एरिया अंडर का फॉर्मुलेशन ए, डोज फॉर्मुलेशन बी रखी जाएगी। देखो एरिया अंडर कर्व यहाँ फॉर्मुलेशन ए रखा जाएगा, डोज हमारी बी आएगी। एरिया अंडर कर्व हमारा बी फॉर्मुलेशन होगी तो यहाँ डोज होगी फॉर्मुलेशन ए। तो इसको हम ड्रग फॉर्मुलेशन स्टडीज में यूज करते हैं अपनी नई ड्रग वर्जन को, फॉर्मुलेशन वर्जन को देखने के लिए, और जो एग्जिस्टिंग ड्रग वर्जन है उसको देखने के लिए। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी पर अफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो जो ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हैं, सबसे पहली सॉल्युबिलिटी। अगर आपकी ड्रग पुअर सॉल्युबल है, खुद सोचिए आपकी ड्रग सॉल्युबलाइज्ड ही नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर साइज से एब्जॉर्प्शन पर अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम होगा, वो परमेबल नहीं रहेगा, तो लार्जर मॉलिक्यूल का लोअर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जाकर आपके जीआई ट्रैक्ट में डिग्रेड ना हो। अगर आपके जीआई ट्रैक्ट में वो पहुंच के डिग्रेड हो गया तो मतलब आपकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें केमिकल स्टेबिलिटीज पता होनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो रिलेट करते हैं ड्रग से, कि हाँ एग्जैक्टली हमारे ड्रग किस तरीके से काम करेगा, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्रग से रिलेटेड हैं। देन आपके पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स आते हैं। पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की जेनेटिक्स क्या है, डिजीज स्टेट, ड्रग इंट्रैक्शन, फूड इंट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें, पेशेंट से जितनी चीज़ें रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं उसके ड्रग एब्जॉर्प्शन, अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी और मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट शो करते हैं। फिर आपकी फॉर्मुलेशन है। अब जो हमारी डोजेज फॉर्म है, ड्रग किस तरीके से रिलीज होने वाली है, क्या एक्सिपिएंट्स उसमें ऐड हुए हैं जिसका डिसोल्यूशन पर अफेक्ट देखने को मिल सकता है। पार्टिकल साइज से एब्जॉर्प्शन कितना अफेक्ट होता है, बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव होती है या नहीं, वो सारी चीज़ें हमारी फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स में आती हैं। अब आप खुद सोचो, पॉलीमॉर्फिज्म है तो वो अगर जैसे क्रिस्टल फॉर्म्स हैं, डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म की सॉल्युबिलिटी ज़रूर अफेक्ट होगी, क्योंकि जो आपके क्रिस्टल्स हैं ना उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट देखने को मिलता है। मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। अब आप बायो अवेलेबिलिटी को मेजर कैसे करोगे? हमारे पास दो ही तरीके हैं बायो अवेलेबिलिटी को मेजर करने के लिए, एक है काइनेटिक, एक है डायनामिक। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग एंड व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है और हमारी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है। दो ही तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी कितनी है।
तो उससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ ड्रग जो एब्जॉर्प्शन है वो एसेस कर पाओगे, एक्सटेंट कितने एक्सटेंट तक जाके वो लाइक एब्जॉर्ब हो रहा है वो पता कर पाएंगे। अब फार्माकोकाइनेटिक मेथड में हम ये एनालाइज करते हैं कि ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में टाइम के हिसाब से कैसा है, ठीक है, कितने टाइम में वहाँ जाके डिसइंटीग्रेट हुआ, देन डिसोल्यूशन हुआ, उसके बेसिस पर हम क्या निकालेंगे कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में कब पहुँचा है, ठीक है, कितने अमाउंट में वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गया है, ये हमें काइनेटिक्स से पता चल जाएगा। दो मेन अप्रोचेस होते हैं। सबसे पहले तो आपका प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी होता है, जिसमें हम ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में देखते हैं कि कितने कंसंट्रेशन हमारा ड्रग का ब्लड के प्लाज्मा में है, बट हम उसको डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। एक पॉइंट पर नहीं देखेंगे, डिफरेंट टाइम होगा, उस पर मेजर करते हैं, उस पर चेक करते हैं कि कितना उसमें प्रेजेंट है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ड्रग को एडमिनिस्टर किया गया, अब वो ड्रग जो एडमिनिस्टर की गई है वो आईवी हो सकती है या नॉन आईवी रूट हो सकती है, मोस्टली मतलब ओरल कह लो आप, पेरेंट्रल लाइक आईवी में बोल दो आप, वो तो समझ गए ना रेफरेंस के हिसाब से। अब ब्लड सैम्पलिंग होगी, उसके बाद क्या किया जाएगा, ब्लड को सैम्पलिंग के लिए दिया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा कुछ फिक्स्ड इंटरवल पे। ऐसा नहीं है, मतलब आप ऐसे सोचिए 30 मिनट्स का, 1 आवर का, 2 आवर का, 4 आवर्स का, 3 आवर्स का, इस हिसाब से ही क्या होता है, इस इंटरवल कुछ फिक्स्ड टाइम होता है, कुछ फिक्स्ड इंटरवल होते हैं, तब उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन को ट्रैक करने के लिए ब्लड सैम्पलिंग की जाती है। अब ड्रग कंसंट्रेशन एनालिसिस में हम HPLC यूज़ करेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करके, इम्यूनोएसे यूज़ करके हम ब्लड सैंपल में ड्रग का कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। ये आता है हमारा ड्रग कंसंट्रेशन एनालिसिस में। फिर आपका डेटा एनालिसिस होगा। डेटा एनालिसिस में एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व आएगा, आपको एक कर्व मिलेगा, कुछ इस टाइप का होगा वो, ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें ये एरिया अंडर कर्व आ जाएगा, आपका Cmax Tmax आएगा। तो एरिया अंडर कर्व में ये पता चलता है कि आपके ड्रग का एक्सपोजर कितना है टोटल। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जो मैक्सिमम ड्रग लेवल है प्लाज्मा में वो कितना है, ठीक है, ड्रग लेवल प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में कितना पहुंचा है और कितना टाइम लगा है कंसंट्रेशन को पीक पर आने के लिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो पीक पर कैसे कितना टाइम लगा, वो टाइम टू Cmax होता है Tmax के हिसाब से। फिर यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी होती है, इसमें हम अनचेंज जो भी ड्रग, मेनली जो ड्रग क्या होती है डायरेक्ट आपकी अनचेंज फॉर्म में यूरिन में चली जाती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो अनचेंज्ड फॉर्म में रहती हैं और अनचेंज्ड फॉर्म से ही वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। तो वहाँ हम यूरिन एक्सक्रीशन स्टडी ज़रूर करते हैं। सबसे पहले तो ड्रग एडमिनिस्टर किया जाएगा, यूरिन सैंपल, यहाँ ब्लड की जगह यूरिन सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर सेम उसका हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू ड्रग कंसंट्रेशन एनालिसिस करेंगे। फिर डेटा एनालिसिस में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ड्रग एक्सक्रीशन पर इंटरवल कितना है, क्यूमुलेटिव ड्रग एक्सक्रीशन ओवर टाइम कितना है और परसेंटेज ऑफ डोज एक्सक्रीटेड टू एसेस बायो अवेलेबिलिटी कितना है। मतलब हर चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा यूरिनेशन के थ्रू, जो यूरिन सैंपल मिला है उसके थ्रू। ये फार्माकोकाइनेटिक मेजरमेंट हो गया था। अब आते हैं हम अपने डायनेमिक फार्माकोडायनेमिक मेजरमेंट पे आएंगे। अब इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम ड्रग कंसंट्रेशन और उसका इफेक्ट देखते हैं। रिमेंबर, हम ड्रग का कंसंट्रेशन और उसका रिलेशन उसके इफ़ेक्ट से देखेंगे। जब ड्रग का लेवल ब्लड में डायरेक्टली नहीं कोरिलेट करता उसके एक्शन से, स्पेशली तब, मतलब सोचिए आपका ड्रग का लेवल जो है ब्लड में 10% रह गया है बट वो स्टिल इफेक्ट शो कर रहा है, तो उससे क्या होगा, कुछ तो गड़बड़ हुई है, वो कोरिलेट नहीं कर रहा अपने जो एक्शन है उससे, तो उसको चेक किया जाता है। उसमें हमारा एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, जैसे कुछ शॉर्ट टर्म ड्रग हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या इफ़ेक्ट है वो चीज़ आ जाएगी। अब आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके ब्लड प्रेशर में चेंज आता है, साथ ही साथ हार्ट रेट में, प्यूपिल डायलेशन में, तो ये क्या हो गया, आपकी बॉडी के हिसाब से, मतलब आपकी फिजियोलॉजी
कुछ ना कुछ ऑल्टर हुई है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है वहाँ पे। फिर आपके बायोकेमिकल मार्कर्स हैं, जैसे आपका एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेने के बाद ब्लड का ग्लूकोज लेवल बदल जाता है। फिर स्पेसिफिक ड्रग इफेक्ट में जैसे रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी है या फिर आपका एंजाइम इनिबिशन है वो चेक किया जाता है। तो ये सारे हमारे एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में आएगा। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म ड्रग इफेक्ट, कितना एक छोटे से समय में उस ड्रग ने कितना इफेक्ट शो किया है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। अब आपका थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है। थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म क्लिनिकल इफेक्टिवनेस है एक ड्रग का, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। मतलब लंबे समय तक जो उसका इफेक्ट शो हो रहा है ड्रग का, उसको देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि सही से चल रहा है नहीं। उसका मेथड है सबसे पहले सिम्टम्स रिलीफ। जब भी कभी कोई ड्रग पेशेंट में दी जाती है या उसको एडमिनिस्टर कराई जाती है, वो क्यों कराई जाती है, जिससे कि उसके जो सिम्टम्स हैं या उसके जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर हो सके। सबसे पहले तो सिम्टम रिलीफ को ही दिया जाएगा। पेन रिडक्शन, क्रोनिक पेन पेशेंट्स में देखो कि बहुत लंबे समय तक एक पेशेंट को दर्द होता था, तो उसका पेन रिडक्शन, पेन कम हुआ है वो किस हिसाब से, तो वो सिम्टम रिलीफ में आ जाएगा। डिजीज प्रोग्रेशन, कैंसर है, मतलब वहाँ पे रिलैप्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स हैं, आपने ये सुना होगा कि उनका कैंसर वापस आ गया है, तो उसका क्या है, डिजीज प्रोग्रेशन, जो बढ़ने वाली थी, बीमारी बढ़ सकती थी, रिलैप्स हो सकते थे, चांसेस थे बार बार आने के, वो उसको कम कर देता है धीरे 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 करके, और ट्यूमर आपका स्टेबलाइज हो जाता है कैंसर में। फॉर एग्जाम्पल रिलैप्स होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो उसका डिजीज प्रोग्रेशन के बारे में इन्होंने बताया है। अब सर्वाइवल रेट्स है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका ओवरऑल सर्वाइवल किसी भी थ्रेटनिंग कंडीशन में अगर हो गया है या प्रोग्रेशन है फ्री सर्वाइवल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, तो वो पता चल सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म क्लिनिकल इफेक्टिवनेस देखें एक ड्रग की। देन नेक्स्ट है हमारा इन विट्रो ड्रग डिसोल्यूशन मॉडल्स। अब इन विट्रो में क्या होता है, आपका कोई भी ड्रग है उसको डायरेक्ट क्या किया जाएगा, इन विट्रो होता है आउटसाइड द बॉडी, इन वीवो होता है इनसाइड द बॉडी। मोस्टली हम एनिमल स्टडी करते हैं तो वो इन वीवो होता है, इन विट्रो बाहर से ही उसको स्टडी कर लिया जाता है दूसरे मॉडल्स के थ्रू, दूसरे एसेज के थ्रू, या आप ऐसे समझिए कि आपने कोई टेस्टिंग लगाई है, उसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो और सेम इफेक्टिवनेस या सेम इफेक्ट कहाँ पर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। अब जैसे इन विट्रो ड्रग डिसोल्यूशन मॉडल में ये होता है, आपका कोई फार्मास्यूटिकल रिसर्च है, तो वहाँ पे जो आपकी ड्रग थी, ऐसे मानिए ड्रग थी, उसका जो रिलीज होगा बॉडी में, ठीक है, फॉर्मुलेशन से रिलीज होगा, वो कितना टाइम टेकिंग है, किस तरीके से रिलीज हो रहा है। पहले डिसोल्यूशन है, ड्रग का डिसोल्यूशन आप उसमें देख सकते हो, ये एब्जॉर्प्शन देख सकते हो, बायो अवेलेबिलिटी, उससे ड्रग की क्वालिटी पता चलती है। एग्जैक्टली ड्रग किस क्वालिटी की है, जल्दी तो नहीं डिसॉल्व हो रही है, टाइम से पहले हो गई तो इफेक्ट ही नहीं आएगा, टाइम से देर से हुई तो भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए ये मॉडल हेल्प करते हैं कि उनको एक प्रिडिक्शन मिल सके इन विट्रो मॉडल्स के थ्रू। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग या डिसोल्यूशन एपरेटस, आपका जो डिसोल्यूशन एपरेटस है वो क्या है, वो एक जीआई कंडीशन बनाता है कि आप उसमें ड्रग रिलीज पढ़ सको, ठीक है। वही चीज़ मैंने बोली, सेम ऑलमोस्ट इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी कंडीशंस के बेसिस पर कुछ ऐसी कंडीशंस मिल जाती हैं जहाँ पे हम ड्रग को सेम एज इट इज़ ह्यूमन बॉडी की तरह पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका डिसोल्यूशन एपरेटस है, तो उसने जीआई कंडीशन को स्टडी करने के लिए लाइक एक प्रॉपर बनाया, उसके बाद आपने उसमें ड्रग रिलीज स्टडी कर लिया। कंट्रोल टेम्परेचर एजिटेशन रहा डिसोल्यूशन के टाइम पे। अब ह्यूमन बींग्स तो ऐसे हैं नहीं कि कुछ खाया उनका एक टेम्परेचर चेंज हो गया, एजिटेट, हिल रहे हो, बहुत घूमते फिर रहे हो, कूद रहे हो बंदरों की तरह, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए हम डिसोल्यूशन एपरेटस यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका ड्रग कंसनट्रेशन है टाइम के अकॉर्डिंग, या कॉन्सेंट्रेशन जो भी टाइम के अकॉर्डिंग है, उसमें आप ये देख सकते हो कितने टाइम में वो रिलीज हुआ, कितने टाइम में वो एब्जॉर्ब हो सकता है, एंड बायो अवेलेबिलिटी सिस्टमिक सर्कुलेशन में देखने को मिल सकती है। फिर आइडियल एपरेटस है, इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर रहता है ह्यूमन बॉडी के हिसाब से। कंसिस्टेंट एजिटेशन मिलती रहती है, कंसिस्टेंट जो आप ऐसे समझिए
इजी सैम्पलिंग भी रहेगी, साथ ही साथ जो बहुत सारी डोजेज फॉर्म है, टैबलेट है, कैप्सूल है, तो वहाँ पे भी उसके लिए ये अपरेटस आइडियल है। साथ ही साथ जो जितने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करता है, जो भी गाइडलाइंस दी गई है तो उनको फॉलो अप करेगा। अब डिसोल्यूशन अपरेटस के भी टाइप हैं, जैसे USP 1, 2, 3, 4। तो इसमें क्या है, यहाँ पे बास्केट अवेलेबल है, एक में पैडल है, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर है, फ्लो थ्रू सेल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो बास्केट है वो डिसोल्यूशन मीडियम में क्या करेगी, रोटेट करेगी। पैडल स्टीयरिंग रहेगी जिससे यूनिफॉर्म मिक्स हो सके। तो ये सारी चीज़ें डिसोल्यूशन एपरेटस में प्रेजेंट होती हैं। अगर आप लैब में जाओगे, लैब में ये आपके रखा ही होगा, फार्मास्यूटिक्स लैब में मोस्टली, एडवांस में होगा ही होगा। कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आता है, ख़राब होती हैं चीज़ें। अब जैसे आपका एपरेटस टाइप है तो वो डिपेंड करता है आपकी ड्रग पे और डोजेज फॉर्म पे। जो चॉइस है वो डिपेंड करेगा ड्रग पे और डोजेज फॉर्म पे। फॉर एग्जांपल आपका USP 1, 2 और फिर फ्लो थ्रू होगा सेल में। डिसोल्यूशन मीडियम में जो pH है, कंपोजिशन है, वॉल्यूम है, वो एग्जैक्टली आप ऐसा समझिए डिट्टो होना चाहिए फिजियोलॉजिकल फ्लूइड से, मिमिक करना चाहिए कि हाँ भाई ये कम से कम उसमें अगर आप बॉडी में ड्रग जाएगी तो वो सेम ही काम करे, सेम ही मीडियम रहे। टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन रहेगा जिससे एक्यूरेसी आ पाएगी। एजिटेशन करना पड़ेगा। सैम्पलिंग एंड एनालिसिस में आप कुछ टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके थ्रू कर सकते हो जिससे कि आप ड्रग कंसंट्रेशन मेजरमेंट प्रिसाइजली ले सको। अब आपका इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन क्या है। अब ये थोड़े से ना आपके प्रिडिक्टिव मेथड्स हैं, मॉडल्स हैं, जिसमें आपकी जो इन विट्रो ड्रग डिसोल्यूशन है उसको इन वीवो फार्माकोकाइनेटिक परफॉर्मेंस से मैच करते हैं, ठीक है, कोरिलेट कराते हैं। ये क्या था, आउटसाइड द बॉडी, और ये क्या है, इन वीवो इनसाइड द बॉडी स्टडी करेंगे ये फार्माकोकाइनेटिक जो परफॉर्मेंस है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो भी एक ड्रग का बिहेवियर है बॉडी में, मतलब कुछ तो जाके करेगी ना बॉडी के अंदर, तो वो एक लैब डिसोल्यूशन डेटा को कंपेयर करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि ये ही ड्रग जाके जो हमने लैब में डेटा कलेक्ट किया है सेम शायद वैसे ही जाके वो ह्यूमन बॉडी में जाके काम करेगी। उससे क्या होगा, एक हेल्प मिलती है फॉर्मुलेशन बनाने में, ईजी हो जाता है कि फॉर्मुलेशन बन सके, रेगुलेटरी अथॉरिटीज से अप्रूवल मिल जाएगा, QC टेस्टिंग में इजी हो जाता है। तो इन वीवो इन विट्रो कोरिलेशन सही रहता है। अब एप्लीकेशन क्या है, आप यूज़ कहाँ करोगे। अब देखो, जब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारी फॉर्मुलेशन है उसकी डेवलपमेंट में प्रिडिक्ट कर सकता है कि इन वीवो ड्रग परफॉर्मेंस कैसी होगी, किसके बेसिस पर, जो हमारे पास इन विट्रो डिसोल्यूशन डेटा है उसके बेसिस पर। और हमें इन वीवो स्टडीज़ नहीं करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होंगे, एनिमल स्टडी कम हो जाएगी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए इन विट्रो और इन वीवो कोरिलेशन किया गया तो। स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस आते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ चेंजेस आते हैं विदाउट रिक्वायरिंग न्यू इन वीवो स्टडीज, तो आप उसमें कोरिलेट कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि बिना इन वीवो स्टडी किए क्या मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस पे इम्पैक्ट हो सकते हैं। उसमें हम इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन, बायो वेवर्स हैं तो बायो इक्विवेलेंस वेवर सपोर्ट करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में एक आपका कुछ डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि आपका सरोगेट है इन वीवो परफॉर्मेंस के लिए, मेक श्योर करेगा कि वो एक कंसिस्टेंट लगातार थेरेप्यूटिक एफिकेसी दे सके, जो एक समान हो, अलग ना हो। फिर आपका जो इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन मॉडल है उससे आपको इन विट्रो डिसोल्यूशन डेटा मिल जाएगा, साथ ही साथ आप उसको कोरिलेट कर सकते हो अगर आपके पास फार्माकोकाइनेटिक डेटा है। दोनों को कलेक्ट करने के बाद देखोगे क्या कोरिलेशन दोनों के बीच में, फिर एक मॉडल से रिलेट करोगे, फिर वैलिडेट कर दोगे अपने इस मॉडल को। अब उसमें टाइप्स आते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव लीनियर आता है आपका, एक कोरिलेशन मैथड्स है, तो इसमें इन वीवो पैरामीटर्स हैं उसको यूज़ करके आप निकाल सकते हो इन विट्रो डिसोल्यूशन प्लस पी। अब
लीनियर रिलेशनशिप होता है इन विट्रो डिसोल्यूशन का और इन वीवो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स का। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में आपके एरिया अंडर कर्व आता है और आपका सी मैक्स आएगा, कंसंट्रेशन मैक्स। तो इससे क्या होगा, ड्रग की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि ड्रग की परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन आप इस मैथड को, ये सारे मैथड्स को सारी ड्रग्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए थोड़े से कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स मॉडल्स चाहिए होते हैं सम केसेस में। कुछ केसेस में आपको इन वीवो स्टडीज, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करनी ही पड़ेगी। आपका कोरिलेशन मेथड है, कोरिलेशन में आपका प्लाज्मा लेवल कोरिलेट करोगे, यूरिनरी एक्सक्रीशन कोरिलेशन, देन जो भी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कोरिलेट करोगे, सब चीज़ों को, जितने भी आपके पास इन विट्रो डेटा है, आप उसको कंपेयर करोगे अपने इन वीवो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स से। अब लेवल्स हैं, लेवल में भी ए बी सी एंड मल्टीपल लेवल सी। अब इसमें लेवल में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट है, लीनियर रिलेशनशिप दोनों के बीच में देखा जाएगा, इन विट्रो डिसोल्यूशन का, इन वीवो एब्जॉर्प्शन का। अब लेवल भी है, उसमें आपका मीन डिसोल्यूशन टाइम जो है वो कंपेयर किया जाएगा मीन इन वीवो रेजिडेंस टाइम है उसके साथ। लेवल सी में एक रैंक ऑर्डर रिलेशन है इन विट्रो डिसोल्यूशन का और फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स का। तो इसमें क्या होगा, जितने भी इन वीवो इन विट्रो स्टडी का डेटा है, डिसोल्यूशन टाइम है, आपका रेजिडेंस टाइम है, एब्जॉर्प्शन रेट है, डिसोल्यूशन है, क्या किया जाएगा, उनको साथ में मिला के कंबाइन करके उनका इंटर रिलेशनशिप या लीनियर रिलेशनशिप कंपेयर किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। देन आप उसको पॉइंट टू पॉइंट चेक भी कर सकते हो। तो ये था हमारा इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन, ठीक है। इन विट्रो एंड इन विट्रो में कोरिलेशन क्या है। देन बायो इक्विवेलेंस स्टडी। अब बायो इक्विवेलेंस स्टडी में क्या होता है कि आपकी दो ड्रग फॉर्मुलेशन है, दो ड्रग फॉर्मुलेशन की एक जैसी सिमिलर, मतलब एक जैसी काइनेटिक प्रॉपर्टीज है। अब जब एक जैसी काइनेटिक प्रॉपर्टीज है तो उसका सेम सेफ्टी और एफिकेसी आएगा। जब उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा कुछ आइडेंटिकल कंडीशन, ऐसा समझिए ए ड्रग एंड बी ड्रग दोनों सेम है, सबकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज सेम है, जिसकी वजह से एक सेफ्टी और एफिकेसी भी सेम आती है। अब जब आप उसको एडमिनिस्टर करोगे कुछ सेम कंडीशन पर, तब हम क्या चेक कर सकते हैं, बायो इक्विवेलेंस। दो डिफरेंट फॉर्मुलेशन का, दो ड्रग फॉर्मुलेशन का सेम इफेक्ट, सेम एफिकेसी एडमिनिस्टर करने के बाद क्या आती है वो हम उसमें चेक करेंगे। अब इसमें क्या होता है, आपका थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस आता है जो मोस्टली फोकस करेगा रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि क्या है आपका जो ड्रग है उसका क्या रेट है, क्या एक्सटेंट है एब्जॉर्प्शन का। टाइप्स में आपकी इक्विवेलेंस में आएगा फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस आएगा, जिसमें सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ, रूट सब कुछ सेम है। दो अलग इंडिविजुअल फॉर्मुलेशन है बट क्या हुआ उसमें सब कुछ सेम है। थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस में आपका जो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट है उसमें सेफ्टी और एफिकेसी का कंपेयर किया गया है। और बायो इक्विवेलेंस में फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट है जिसमें सिमिलर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है, AUC, C max, T max सब साथ आता है। देन आपका बायो इक्विवेलेंस स्टडी है, उसमें आप एक टेस्ट, जब आप वही बात बताई थी, एक आपकी ब्रांडेड ड्रग है या कोई भी पेटेंटेड ड्रग है, वो 20 साल बाद तो एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद कोई भी उसको एज अ जेनरिक ड्रग की तरह मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो ये हमारी टेस्ट ड्रग हो गई, एक मान के चलिए ब्रांडेड हमारी स्टैंडर्ड ड्रग है क्योंकि चलती आ रही है। अब क्या करेंगे, उस जेनरिक ड्रग को हम अपनी ब्रांडेड ड्रग से कंपेयर करेंगे, ये देखेंगे कि दोनों की जो फार्माकोकाइनेटिक, या आप ऐसा बोल सकते हो इन वीवो परफॉर्मेंस सेम है, वो कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब जब वो कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हम ये कह सकते हैं, ये मेक श्योर कर सकते हैं जो जेनरिक है वो सेम थेराप्यूटिक इफेक्ट देती है जो ब्रांडेड ड्रग देती है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, बायो इक्विवेलेंस स्टडी का ऑब्जेक्टिव है दो टेस्ट और रेफरेंस प्रोडक्ट का कंपेयर करना उनके काइनेटिक्स में। देन आप उसको कंपेयर करोगे, जैसे आपका एरिया अंडर कर्व है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, आपका
टाइम टू सी मैक्स है, जिससे एब्जॉर्प्शन सिमिलैरिटीज आ सके। अगर एक ड्रग के साथ दूसरी ड्रग बन रही है उसको कंपेयर करना ज़रूरी है। अब बायोइक्विवेलेंस स्टडीज़ में भी आपकी इन विट्रो इन वीवो स्टडीज़ आती हैं, जैसे डिसोल्यूशन टेस्टिंग है, कुछ लैब कंडीशंस हैं, वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि क्या सेम इन वीवो बिहेवियर आएगा या नहीं। फिर उसको कंपेयर कर लिया जाता है AUC से, आपका सी मैक्स से, टी मैक्स से, कि ह्यूमंस और एनिमल्स में ड्रग एब्जॉर्प्शन बायोअवेलेबिलिटी किस तरीके से होगी। मेथड ऑफ बायोइक्विवेलेंस टेस्टिंग में आपकी काइनेटिक, डायनेमिक, क्लिनिकल ट्रायल्स, इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्टिंग, ये सारे टेस्ट हम बायोइक्विवेलेंस स्टडी में करते हैं। रेगुलेटरी क्राइटेरिया में आपका FDA EMA आता है, तो जो आपका एरिया अंडर कर्व है और मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो विद इन 80 to 125% के बीच में आना चाहिए, क्योंकि अगर रेफरेंस ड्रग है उसका 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो आपका क्या होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें इसके बीच में ही फॉल करनी चाहिए। फिर उसे मेक श्योर करते हैं, अगर रेगुलेटरी क्राइटेरिया है तो वो ये मेक श्योर करता है जो आपकी ड्रग है उसका जो जेनरिक और ब्रांड ड्रग्स थी उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट सेम हो, वो थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट हो। अब methods to enhance the dissolution rate and bioavailability of poorly soluble drug। अब जैसे कुछ ड्रग्स हैं वो पुअरली सॉल्युबल है, मतलब अच्छे से सॉल्युबलाइज नहीं होती, तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? डिसोल्यूशन रेट को बढ़ा के, साथ ही साथ उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाकर। अब कुछ ड्रग्स हैं, मैनी ड्रग्स, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम ही होती है, बहुत हैं। अब सॉल्युबिलिटी कम है तो बायो अवेलेबिलिटी भी बेकार होगी, पुअर होगी, तो उसको हमें बढ़ाने के लिए कुछ डिसोल्यूशन टेक्निक्स हैं, कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे, डिसोल्यूशन बढ़ाएंगे। अब जैसे आपका फिजिको केमिकल अप्रोच है, अब कुछ का लार्जर साइज है उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ख़राब है, तो क्या करेंगे, पार्टिकल साइज को कम कर देंगे जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सॉल्ट फॉर्मेशन, हम उस ड्रग को मोर सॉल्युबल सॉल्ट में बना के कर देंगे कि इजीली हो जाए। देन पॉलीमॉर्फ एंड क्रिस्टल्स हैं, तो उसमें जो मोर सॉल्युबल क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा। हम क्यों कोई और सी फॉर्म लेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऐसी लो जो ज़्यादा सॉल्युबल हो। कॉम्प्लेक्सेशन में साइक्लोडेक्स्ट्रिन को यूज़ करके हम वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं किसी भी ड्रग की। अब फॉर्मुलेशन अप्रोचेस क्या हो सकते हैं, ये तो आप मान के चलो, ये तो हमारे फिजिको केमिकल थे, मतलब उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसके बेसिस पर हमने क्या देखा था, चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर फॉर्मुलेशन में भी चेंज कर सकते हो तो जैसे कि हम सर्फेक्टेंट को यूज़ कर दें, जो वेटिंग और सॉल्युबलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा, सॉलिड डिस्पर्शन हो जाए, ड्रग हमारी डिस्पर्ज हो जाए किसी भी हाइड्रोफिलिक कैरियर में। लाइपोसोम और नैनो पार्टिकल्स इस टाइम पे आई विल टेल यू लाइक इट्स रियली इन मार्केट, लाइपोसोम एंड नैनो पार्टिकल्स पे इतनी स्टडीज़ हो रही हैं, इतना काम चल रहा है, आप सोच नहीं सकते हो इस टाइम कितना काम चल रहा है। मतलब सोच सकते हो यार, आप बिल्कुल सोच सकते हो। बट हाँ, नैनो पार्टिकल्स टाइम ट्रेंड पे है, ट्रेंडिंग है नैनो पार्टिकल आपका। देन एनकैप्सुलेशन किया जाता है जिससे कि सॉल्युबिलिटी और अच्छी हो सके। फिर आपका सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिससे क्या होगा, सीड सेड से आपका लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ने की वजह से आपकी जो पुअर सॉल्युबल ड्रग थी वो नाइसली सॉल्युबल हो जाएगी या गुड सॉल्युबिलिटी रखेगी, राइट? Okay, then I hope you enjoyed this session. It's a very interesting session. It was very interesting session. So see you in the next class. See you in the next class. Until then, bye bye. Take care and stay curious.